नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं और आज की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी है संगम युग। आज हमारी चर्चा संगम युग पर होगी। परिचय। दक्षिण भारत कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम उस काल में आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है जो मदुरै के पांड्या राजाओं के शाही संरक्षण में फली फूली थी। संगमों में प्रख्यात विद्वान एकत्रित होते थे और सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य करते थे तथा संकलनों के रूप में चुनिंदा साहित्य प्रस्तुत किया जाता था। ये साहित्यिक कृतियां द्रविड़ साहित्य के प्रारंभिक नमूने थे। तामिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम तमिल कवियों की अकादमी आयोजित किए गए थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से मुच्चंगम कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि पहला संगम मदुरै में हुआ था जिसमें देवताओं और महान ऋषियों ने भाग लिया था। इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा कपाडपुरम में आयोजित किया गया था। अब केवल लोकापियम ही बचा है। तीसरा संगम भी मदुरै में आयोजित किया गया था। इनमें से कुछ तमिल साहित्यिक कृतियां आज भी मौजूद हैं और संगम काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी स्रोत हैं। संगम साहित्य संगम युग का विवरण देने वाला प्रमुख स्रोत। संगम साहित्य में लोकापियम, एट्टुटोगई, पट्टू, पथिनेकिलकनकु और 2 महाकाव्य शामिल हैं, शिल्पथिकारम और मणिमेगालाई। लोकापपियम की रचना तोल्काप्पियार ने की थी और इसे तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन कृति माना जाता है। हालांकि यह तमिल व्याकरण पर आधारित एक कृति है, लेकिन यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एट्टुटोगई 8 संकलन में 8 रचनाएं शामिल हैं। एनगुरुनुरु, नारिनाई, अगानाउरु, पुराणनुरु, कुरुनतोगाई, कलिट्टोगाई, परिपादल और परिरूपात्तु। पट्टू 10 आइडल्स में 10 कृतियां शामिल हैं। थिरुमुरु गरुप्पादय, पोर्नुनारुपादय, शिरुपानरुपादय, पेरुपानरुपादय, मुल्लाईपत्तु, नेदुनलवदाई, मदुरैकन्नजी, कुरिंजीपट्टू, पट्टिनापलाई और मलाईपादुकादम। पथिनेकिलकनकु में नीति शास्त्र और आचार विचार पर 18 रचनाएं हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल। 2 महाकाव्य शिल्पथिकारम एलंगो आदिगल द्वारा और मणिमेगलई सीतालाई सत्तानार द्वारा रचित है। ये भी संगम समाज और राजनीति के बारे में बहुल्य जानकारी प्रदान करते हैं। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में चेर, चोल और पांड्या शासकों का उल्लेख है।
कलिंग के खारवेल में हाथीगुम्फा अभिलेख में भी तमिल राज्यों का उल्लेख है। संगम काल का राजनीतिक इतिहास। ये दक्षिण भारत है जहाँ पर तत्काल समय के कुडानांड, चेरा, चोल, पांड्या और कुटानंद, वेनांद, नंजीनांद। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों का शासन था, चेर, चोल और पांड्या। इन राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से मिलता है। चेर। अब हम बात करेंगे चेर की। चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र पर नियंत्रण किया। वांजी उनकी राजधानी थी और पश्चिमी तट के बंदरगाह मुसीरी और टोडी उनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। पहली शताब्दी ईस्वी के पुंगलूर शिलालेख में चेर शासकों की 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। चेरों को रोमनों के साथ व्यापार के कारण इस जगह का महत्व प्राप्त था। उन्होंने वहां अगस्टस का मंदिर भी बनवाया था। चेरों का सबसे महान शासक सेनगुटुवन लाल चेर या अच्छा चेर था, जो 2री शताब्दी ईस्वी का था। उनकी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन महाकाव्य शिलापथिकारम में किया गया है, जिसमें हिमालय के उनके अभियान का विवरण है, जहां उन्होंने कई उत्तर भारतीय शासकों को हराया था। सेनगुटुवन ने तमिलनाडु में आदर्श पत्नी के रूप में पट्टिनी पंथ का कन्नगीय की पूजा की शुरुआत की। वह दक्षिण भारत से चीन में दूतावास भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे चोल की। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर नियंत्रण किया। उनका मुख्य शासन क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना गया। उनकी राजधानी उरियूर तिरुचिरापल्ली शहर के पास उरियूर थी और पुहार या कविरीपट्टिनम एक वैकल्पिक शाही निवास और मुख्य बंदरगाह शहर था। बाघ उनका प्रतीक था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना थी। राजा करिकला संगम चोलों को एक प्रसिद्ध राजा थे। पट्टिनी पलाई ने उनके जीवन और सैन्य विजय का चित्रण किया है। संगम की कई कविताओं में बेनी के युद्ध का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने चेरों, पांड्यों और 11 छोटे सरदारों के संघ को हराया था। करिकला की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें उस समय के संपूर्ण तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का खूब विकास हुआ। उन्होंने पुहार बंदरगाह शहर कावेरीपट्टिनम के समान की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया। पांड्या मदुरै में शासन करते थे। कोरकाई उनका मुख्य बंदरगाह था, जो बंगाल की खाड़ी में थम्पारली के संगम के पास स्थित था। यह मोती मछली पकड़ने और चाक डाइविंग के लिए प्रसिद्ध था। उनका प्रतीक चिन्ह मछली था। उन्होंने तमिल संगमों को संरक्षण प्रदान किया तथा संगम कविताओं के संकलन में सहायता की। शासक एक नियमित सेना रखते थे। व्यापार समृद्ध था और उनके मोती प्रसिद्ध थे। सती प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा आम बात थी। विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्होंने यज्ञ के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों को संरक्षण दिया। कालभ्रंश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति क्षीण हो गई। संगम युग के बाद इस राजवंश ने 1 शताब्दी से अधिक समय तक अपना महत्व खो दिया तथा 6ठी शताब्दी के अंत में एक बार फिर से उभर आया। संगम राजनीति और प्रशासन। संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र शासन का स्वरूप था। संगम युग के प्रत्येक राजवंश का एक शाही प्रतीक था। चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए कार्प मछली और चेरों के लिए धनुष। राजा को अधिकारियों के एक विस्तृत समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिन्हें 5 परिषदों में वर्गीकृत किया गया था। वे मंत्री, अमात्यर, पुजारी, अंतनार, दूत, थूथर, सैन्य कमांडर, सेनापति और जासूस और रार थे। सैन्य प्रशासन कुशलतापूर्वक संगठित था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। शाही खजाने को पूरा करने का प्रमुख स्रोत युद्धों से प्राप्त लूट थी। लूटपाट और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों का रखरखाव और सुरक्षा की गई थी। संगम सोसाइटी।
तोल्काप्पियम भूमि के 5 स्तरीय विभाजन को संदर्भित करता है। कुंजरीय पहाड़ी पथ, मुल्लयी पशुचारण, मधुरदम कृषि, नेड़ल तटीय और पलाई रेगिस्तान। लोकाप्पियम के 4 जातियों का उल्लेख है अर्थात अर्शर शासक वर्ग, अंथार वनिगर व्यापार और वाणिज्य करने वाले, और वेल्लार कृषक। इस काल में थोड़ा झरूला, नागा और बेदार जैसी प्राचीन आदिम जनजातियां रहती थीं। संगम युग के दौरान महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए संगम साहित्य में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और उन्हें वैदिक गतिविधियों की अनुमति थी। अवयार, नच्चेलायार और कक्कई पदिनियार जैसी महिला कवियत्रियां थीं जिन्होंने तमिल साहित्य में योगदान दिया। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी थी, लेकिन विधवाओं का जीवन दयनीय था। समाज के उच्च वर्ग में सती प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है। धर्म। संगम काल के प्राथमिक देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान माना जाता है। मुरुगन की पूजा का प्राचीन इतिहास रहा है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। मुरुगन को 6 निवास स्थान दिए गए हैं, जिन्हें अरुपादाई विदु के नाम से जाना जाता है। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवताएं थे मयोन, विष्णु, वेदन, इंद्रण, वरुणन और कोराईबाई। संगम काल में नायक शिला या नाडु काल पूजा महत्वपूर्ण थी और इसे युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाई गई बहादुरी की स्मृति में स्थापित किया गया था। संगम युग की अर्थव्यवस्था। कृषि मुख्य व्यवसाय था, जिसमें चावल सबसे आम फसल थी। हस्तशिल्प में बुनाई, धातुकर्म और बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों, पत्थरों और हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। संगम काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार अपने चरम पर था तथा इनकी मांग बहुत अधिक थी। सूती और रोशनी कपड़ों की कताई और बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। पश्चिमी दुनिया में इसकी बहुत मांग थी, खासकर उरवैयूर में बुने हुए सूती कपड़ों की। पुहार बंदरगाह शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था, क्योंकि बड़े जहाज कीमती सामान लेकर इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधि के अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह टोंडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिक्का, मेडू और मराक्कनम थे। तमिलनाडु के सभी भागों में रोमन सम्राटों जैसे अगस्टस, लिबेरियस और नीरो द्वारा जारी किए गए कई सोने और चांदी के सिक्के पाए गए, जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। संगम युग के प्रमुख निर्यात सूती कपड़े और मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर थे। संगम युग के प्रमुख निर्यात सूती कपड़े और मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर थे। व्यापारियों के लिए प्रमुख आयात वस्तुएं घोड़े, सोना और मीठी शराब थी। संगम युग का अंत। 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में संगम काल का धीरे धीरे पतन हो गया। संगम काल के बाद 300 ईसा से 600 ईसा के बीच कालभ्रोम ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया, जिसे पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने अंतराल या अंधकार युग कहा है।